अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। क्रिकेट में बड़ी खबर यह है कि रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के राजा मुंतखब हो गए हैं। वो बिला मुकाबला पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ जिसमें मुतफिका तौर पर उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 36वां चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। वो क्रिकेट बोर्ड में इस फहरिस्त में 36वें वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे और चौथे क्रिकेटर हैं। तीसरे कप्तान और चौथे क्रिकेटर की हैसियत से उन्होंने ये ओहदा संभाला है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की 57 टेस्ट मैचेस और 198 वनडे मैचेस में नुमाइंदगी की है। उन्हें पाकिस्तान की कप्तानी का एजाज भी हासिल है। उन्होंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी की। उनके क्रिकेटिंग करियर पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कप्तान और कमेंटेटर रमीज राजा पाकिस्तान कप्तान की पसंद सबको भा गई। रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। 29 साल पहले इमरान खान की गेंद पर फातिहाना कैच पकड़ा, वर्ल्ड कप थामा। अब कप्तान की कॉल पर बोर्ड की बागडोर संभाल ली। रमीज राजा ने पाकिस्तान की जानिब से 57 टेस्ट और 198 एक रोजा मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का भी एजाज पाया। रमीज राजा की एंट्री फिक्सिंग से जुड़े किरदारों के लिए किसी भी चैलेंज से कम नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जीरो टॉलरेंस दिखाएं, इसलिए कि पाकिस्तान को बहुत ठेस लग चुकी है। हमने बहुत दफा माफी तलाफी कर दी मगर रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। साबिक ओपनर की नई इनिंग्स प्रोफेसर के लिए भी चैलेंज। सिलेक्शन का बेस है कि हम और हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से आपने शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की वापसी करवा दी। 38 साल के प्लेयर्स जिनका सबको पता है कि इन्होंने अपनी बेस्ट क्रिकेट कब से खेल ली है। स्कूल क्रिकेट की बहाली, क्लब क्रिकेट का फरोग, डोमेस्टिक सिस्टम का तसलसल और कौमी टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी रमीज राजा के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। ओके, रिपोर्ट आपने देखी। जी याहिया हुसैनी साहब क्या कहेंगे? बिलाखिर रस्मी कार्रवाई जो है वो पूरी हो गई, चेयरमैन बन गए रमीज राजा। इस पर क्या कहेंगे? क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे उन्हें? उमर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और दूसरी बात यह कि रमीज राजा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 36वें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब हो गए हैं। चैलेंजेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं, टू मैनी चैलेंजेस आई थिंक। और रमीज हसन राजा जिस एनर्जी के साथ, जिस पावर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दाखिल हुए हैं, मेरी बेस्ट विशेस उनके लिए हैं कि वो इसी अंदाज में काम करें, जो कुछ वो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। क्योंकि माजी में तो हमने ये देखा है कि बातें बहुत ज्यादा होती थी और परफॉर्मेंस सिफर। तो अब रमीज हसन राजा पाकिस्तान से 57 टेस्ट खेलें, 198 एक रोजा मैच खेलें। देखें क्रिकेट के मैदान से चेयरमैनशिप की कुर्सी तक उनका सफर कैसा रहता है। जी अच्छा, यही हुसैनी साहब ये भी बताइएगा, वो रमीज राजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था कि खुद को 3 साल तक नहीं देख रहा, तो इसका क्या मतलब लिया जाए इस बात का? मेरा ख्याल है अकलमंद आदमी है और क्योंकि इस हुकूमत के 2 साल बाकी रह गए हैं और फिर आपको पता है कि यहाँ पर हुकूमत के साथ बोर्ड में भी तब्दीलियां आ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल रमीज हसन राजा, जिनका वनडे क्रिकेट में 63 का स्ट्राइक रेट और 32 उनके रन बनाने की एवरेज रही, बड़ी जल्दी में लग रहे हैं। तो देखें कि वो कितनी तेजी के साथ रन करते हैं, कितनी तेजी के साथ वो तब्दीलियां बोर्ड के अंदर करते हैं। और उनकी तस्वीर तो लग गई है फ्रेम के साथ उस दीवार के ऊपर जहां पर चेयरमैनों की तस्वीर लगती है। तो अब वो किस तरह के चेयरमैन साबित होते हैं, ये आने वाला वक्त खुलासा करेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि रमीज ने ये भी कहा कि बाबर आजम को बतौर कप्तान उनकी सलाहियतों को जज करना होगा, इसके बाद फैसला किया जाएगा कि उनकी जो कप्तानी है वो तीनों फॉर्मेट्स में उनको कप्तान रखा जाएगा या नहीं। तो उन्होंने बातों में, किनारों में उन्होंने तब्दीली का इंदिया तो नहीं दे दिया? अकलमंद के लिए मेरा ख्याल है उमर इशारा काफी है। और मेरी अपनी असेसमेंट यह है कि बाबर आजम अभी तक खीर और कचौरी के साथ जो है वो मजे कर रहे थे और उनकी बल्ले बल्ले थी। मेरा ख्याल है उनका मैच होगा रमीज हसन राजा से और आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम इतने जज्बाती नहीं है और पलट कर जवाब देने वाले नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली को भी अगर आप बिल्कुल दीवार से लगा देंगे, कोने में ले जाएंगे, तो वो भी आपको पंजा मार देगी। तो ये टेस्ट केस होगा बाबर आजम के लिए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम पाकिस्तान के एक फॉर्मेट में भी कप्तान रहे तो बड़ी बात होगी। ठीक है।
अच्छा ये भी बताइएगा, काफी दिन से खबरें चल रही थी कि स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्को हैं, लेकिन रमीज राजा ने साफ साफ कह दिया कि कोई तब्दीली नहीं होगी, इसी टीम को कमबैक करना होगा। तो क्या अभी भी यू टर्न की गुंजाइश है कहीं पे? अच्छा उमर, मैंने ये नहीं सुना जी। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हर टीम में एक दो तब्दीलियां जो है वो उस पर जरूर बात होती है, लेकिन ये मैंने नहीं सुना कि किसके सवाल के जवाब में उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि यही टीम रहेगी। जी। मैं आपको बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ कि इस टीम में 1 से 2 तब्दीलियां हो जाएंगी। ठीक है, तो उनका नाम लेना आप बताना चाहेंगे कि कौन सी, क्या कि वो कौन से हो सकती हैं तब्दीलियां, किसको तब्दील किया जा सकता है टीम में? मैं ये तो नहीं आपसे पर्टिकुलर कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुशदिल, आसिफ, आजम खान जी और वसीम, जी, इन जी। चारों में से कोई 2 बाहर हो जाएंगे। ठीक है। और मिसबा को कोच बनाना, इस पर बड़ी तनकीद हुई कि वो तजुर्बाकार नहीं थे जब वो हेड कोच बने। उसके बाद अभी मैथ्यू हेडन को उन्होंने लिया है, वो भी कोई क्रिकेटर अच्छे थे लेकिन वो कोई तजुर्बाकार कोच नहीं है, तो क्या वो टीम को साथ लेके चल पाएंगे? देखिए उनको एक असाइनमेंट दिया गया है, जी। लेकिन फिर बात वही आ गई उमर के, यहाँ पर हम लोग अपनों, वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू, जी जी। तो हमारे अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ अच्छे तजुर्बात नहीं रहे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम किसी को लेकर आते हैं तो हम उसको टास्क नहीं देते, जब हम किसी को लेकर आते हैं तो उससे उसका प्लान नहीं पूछते, जब हम किसी को निकालते हैं तो उसको ये नहीं बताते कि उसकी क्या गलतियां थी। जब तक ये रिवायत नहीं पड़ेगी कि किसी को लाने के साथ आप उसके साथ उसका प्लान डिस्कस नहीं करेंगे, किसी को निकालते वक्त आप उसको चार्जशीट नहीं देंगे, ये रोना गाना चलता रहेगा। ये पहले भी माजी में भी हुआ, जैसे यूनुस खान थे, उनको भी वो छोड़ गए, उनकी जाहिर सी बात है उनके शिकवे होंगे, उनका भी उनको नहीं सुना गया। आमिर गए, फिर मिसबा ने छोड़ा, वकार यूनुस ने छोड़ा, तो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उनको सुना जाए या उनके जो तहफुजात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने आपसे फिर कहा ना कि यहाँ पर किसी को लाते वक्त ये नहीं पूछा जाता कि आपसे काम क्या लेना है, और किसी को निकालते वक्त ये नहीं बताया जाता कि उसने गलती की। ठीक है, तो मुमकिन है, वैसे तो अब लग गया, लेकिन अगर नेशनल क्रिकेट में देखा जाए या पाकिस्तान में देखा जाए तो कौन था जो अच्छा एक कोच साबित हो सकता था पाकिस्तान के लिए? अभी आप मुझसे पूछेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि कौन अच्छा साबित हो सकता था और कौन अच्छा साबित नहीं हुआ। जी जी। लेकिन फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस पे करते हैं। जी बिल्कुल। किसी को अगर करते हैं तो ग्रेस मार्क्स देकर, अगर उसके नंबर कम होते हैं तो उसको प्रमोट करते हैं। तो डिग्री आपको उसी वक्त मिलती है जब आप पास हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो ना किसी को लाने की कोई कहानी है, ना किसी को निकालने की कोई कहानी है। तब तक ये सिलसिला नहीं होगा, तब तक ये कहानी चलती रहेगी। अच्छा, सोशल मीडिया पे ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो वकार हैं उनके जाने के बाद और मिसबा के जाने के बाद शायद आमिर को वापस लाया जाएगा, तो इसमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ रूमर्स हैं? अब मेरा ख्याल है रमीज हसन राजा ने आज बड़ा खुलकर बात कर दी है, और मेरा नहीं ख्याल कि रमीज हसन राजा आमिर की वापसी के हक में होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद याहिया हुसैनी हमारे साथ थे, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और आकर इसी पे बात करते हैं। वेलकम बैक। रमीज राजा चेयरमैन बन गए हैं, चेयरमैन पीसीबी बन गए हैं, इस पे बात हो रही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने काफी सारे बातें की, टीम में तब्दीलियों का कोई इंदिया नहीं दिया कि कोई टीम में कोई तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, इसी टीम को आगे कंटिन्यू करना होगा, इसी को कम बैक करना होगा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ कादिर ख्वाजा मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ बातें की, जो चेयरमैन है पीसीबी, उन्होंने कुछ बातें की कोचेस के हवाले से, पाकिस्तान कोचिंग के हवाले से, क्योंकि कुछ अर्सा पहले वकार यूनुस छोड़ गए थे और रमीज राजा भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो जो नए उबूरी कोचेस के बाद जो नए जो कोचेस थे वो आए, उन्होंने अपना टेक ओवर किया है, करेंगे वो, तो इस पर बात करेंगे। मैथ्यू हेडन आए हैं और उसके अलावा फिलेंडर हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, रिसेंटली उन्होंने रिटायरमेंट ली है, इस पर बात करेंगे। तो ये शॉर्ट सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या, उसके बाद वापस आते हैं और इसी पर बात करते हैं। वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस। मैथ्यू हेडन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं। वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर है, और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फायदा हो सकता है इस टीम को। और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं।
जी, रमीज राजा को सुना आपने, वो कह रहे थे टीम में इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। इस पर बात करेंगे। अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर ख्वाजा, आप बताएं आप क्या कहते हैं इस स्क्वाड के साथ और बगैर किसी तब्दीली के, जैसे उन्होंने बोला कि कोई तब्दीली नहीं होगी, इसी टीम को कमबैक करना होगा, तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। और रमीज राजा ने आज जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया था तो उन्होंने बड़ा एक एग्रेसिव स्टाइल अपना रखा था, जैसे लग रहा था कि एक बैट्समैन को फ्री मिलती है और वो इजी होकर खेलता है शॉट्स को। तो रमीज राजा ने बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीजों का समअप किया। और रमीज भाई का यही कहना था कि उस जो तमाम प्लेयर्स हैं उनको तमाम जो है वो इनसिक्योरिटीज दूर करनी होगी। उनको डराया जाता था कि आपने एक मैच पे खेलना, दूसरे पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। जिसके बाद रमीज राजा ने ये भी कहा कि अब तमाम प्लेयर जो हैं वो स्क्वाड में जो शामिल हो चुके हैं उनको बैक करने का वक्त है, उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। तो ये एक सीरियस नोट पे एक मैसेज दिया है रमीज राजा ने तमाम क्रिटिक्स को, तमाम नाकिदीन को, कि अब जो स्क्वाड अनाउंस हो गया है इसमें आसिफ अली, खुशदिल शाह, शोएब मकसूद, आजम खान, जिन पर काफी तनकीद हमें देखने को मिली थी, तो अब उनको बैक करना होगा। और अब जो इनकी परफॉर्मेंस है वो वर्ल्ड कप में अगर परफॉर्मेंस नहीं भी आती तब भी ये टीम को क्रिटिसाइज नहीं करना होगा और टीम के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमें तजर्बात करने हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट अपनानी है, एग्रेसिव क्रिकेट अपनानी है और तेज तरीन क्रिकेट खेलनी है। तो अब T20 क्रिकेट को जिस तरह उन्होंने कहा कि फॉर्मेट का नाम है उसी तरीके से खेला जाएगा। हमारे जो गुज़िश्ता जो लेजेंड्स थे, हमारे जो पुराने लेजेंड्स थे, उनके मुताबिक नाम बनाने की जरूरत है। उनका ये भी कहना था, हाईलाइट की उन्होंने बात कि बाबर आजम को चाहिए कि वो इस तरह के कप्तान बने कि 300 से 400 फैंस नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर, उनके घर के बाहर सेल्फीज लेने के लिए खड़े हों। तो ये बड़ा क्लियर एंड कट मैसेज उन्होंने रमीज राजा साहब ने दिया है। आपने तमाम जितने भी आए हैं जो तनकीद करते रहे उनसे कि इन्होंने सिलेक्शन में अपना रोल अदा किया, सिलेक्शन इनकी वजह से हुई, बाबर ना खुश थे, तो तमाम तर चीजों पर उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से समअप किया। और उन्होंने ये कहा कि फ्लेंडर और हेडन जो आए हैं वो बैटिंग कंसल्टेंट है, उनके निजी बैंक उनकी तमाम तर तनख्वाह अदा करेगा, एक महीने के लिए वर्ल्ड कप के साथ उनके टीम के साथ होंगे, उनके ऊपर हेड कोच लगाया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि सिकलैन मुश्ताक जो अभी इंटरिम कोच है पाकिस्तान टीम के साथ, वो ही कंटिन्यू करेंगे एज ए हेड कोच। ठीक है, तो फिलेंडर को क्या देखते हैं? कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ली है, तो क्या उसमें उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो टीम को लेके चल सकेंगे या वो अपनी जो सलाहियतें हैं वो दिखा सकेंगे या निखार सकेंगे हमारी बॉलर्स की? देखिए, मुझे हेडन पे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलेंडर पे जब उन्होंने नाम लिया तो काफी इशू था। T20 क्रिकेट भी बहुत कम खेली है, उनकी विकेटें भी बहुत कम है, उनका तजर्बा भी इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट क्रिकेटर्स हैं, वो मोस्टली यही कहते थे, जिस तरह मोहम्मद आमिर ने भी कहा कि हमारे जो मुल्की कोचेज हैं वो लड़कों को तंग करते हैं, साइडलाइन कर देते हैं। तो अब ये चांसेस पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा नहीं थे कि वो ट्राई करे और तजर्बात करे। तो फ्लेंडर के साथ बातचीत चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उन्होंने भी इजहार किया था कि पाकिस्तान टीम के लिए वो बॉलिंग कंसल्टेंट आ सकते हैं। हालांकि उनका सब कॉन्टिनेंट में एक टूर है यूएई का, और उसके बाद उन्होंने एशिया में इतनी क्रिकेट नहीं खेली, उनको एशिया में क्रिकेट खेलने का भी इतना तजर्बा नहीं है। वर्ल्ड कप देखा जाए तो यूएई की पिचेस स्लो हैं, खुद वो फास्ट बॉलर, तो बड़ा एक मिला जुला सा डिसीजन है। अलबत्ता हेडन की बात की जाए तो हेडन आपको बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर आते थे गिलक्रिस्ट के साथ, तो उन्होंने हार्ड हिटिंग के हवाले से भी काफी मशहूर हैं, दुनिया की बड़ी लीग्स में उनका नाम है, बड़ी लीग्स खेली हैं। तो हेडन हो सकता है कि बाबर आजम रिजवान की जो एबिलिटीज हैं, जो हार्ड हिटिंग एबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करें, और बाकी जो प्लेयर्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को आएगी। ठीक है, तो क्या बाबर के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनसे क्या टेस्ट कप्तानी जो है, क्योंकि उन्होंने इशारों किनारों में बात की है कि शायद तब्दीली होगी और उनकी परफॉर्मेंस को देखना होगा, तो क्या बाबर को जैसे हमारी पहले याहिया हुसैन से भी बात हुई, तो आप क्या कहेंगे, क्या तब्दील करने का इम्कान है या उन्होंने जो बातें की हैं तो उनसे लगता है कि बाबर आजम को चेंज किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल रमीज भाई से सवाल हुआ था कि आपने बाबर को तीनों फॉर्मेट पे कप्तान रखना है या वो 2 फॉर्मेट पे कप्तान रहेंगे, टेस्ट में कप्तानी लेंगे, तो उनका कहना था कि अभी बाबर के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा, बाबर को भी समझा नहीं है, बाबर को भी जानना बाकी है। 2 मीटिंग्स हुई हैं 2-2 घंटे की, अभी और मजीद उनको जानना बाकी है, उनको अभी अपनी क्रिकेट पर फोकस रखना होगा। ये फैसले जो है वो बाद में किए जाएंगे जब मैं उनको जान जाऊंगा, समझ जाऊंगा, फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि आया उनको चेंज करना या नहीं। जो उनकी मीटिंग्स हुई, उनके कुछ इनसाइडर हैं, क्या बातें हुई उनकी, क्या उन्होंने डिस्कस क्या किया बाबर आजम से, या अंदर की कोई बात कोई जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, बाबर आजम के साथ उन्होंने कोई शेयर नहीं किया। पहले जब ये खबर चली थी
तो हमने बाबर आजम से रब्ता करने की कोशिश की थी। बाबर ने भी हमारे से बात की। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कोई बात है, कोई ऐसी सिक्योरिटी कि आपको फीलिंग आई हो, आपको ऐसी वाइब्स आई हो कि जिससे रमीज राजा आपसे नाखुश हैं और आपके टेस्ट टीम की कप्तानी लेना चाहते हैं। तो उनका यही कहना था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारी मीटिंग हुई है, आज हम बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात भी हुई है और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जब रमीज राजा की मुलाकात हुई खिलाड़ियों से, तो रमीज राजा को बाबर ने ही सबसे पहले सवाल किया था कि इनसिक्योरिटी है खिलाड़ियों के ज़हन में कि वो एक चांस उनको मिलता है सीरीज में और दूसरा चांस उनको नहीं मिलता, जिसपे रमीज राजा ने उनके साथ एग्री किया था। और रमीज राजा ने बिल्कुल उनका जवाब अच्छे तरीके से दिया था कि बाबर आपको बिल्कुल इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, आपको एज ए कप्तान अपनी टीम मेंबर्स जो भी हैं उन पे पूरा एतमाद होना चाहिए और एक दो सीरीज में ड्रॉप लड़कों को नहीं चेक किया जाएगा, भरपूर चांस दिया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी फिलहाल ऐसी कोई मूवमेंट आती है, कुछ चेंज आती है। अभी वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से पहले कोई ऐसा ऐलान करना, कोई ऐसी जो है वो खबरें गर्दिश करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, कप्तान के लिए भी, टीम के लिए भी और आवाम के लिए भी। तो वर्ल्ड कप के बाद जब हेड कोच आएगा, बॉलिंग कोच आएगा, उसके बाद जब टेस्ट सीरीज है हमारी, तो उस पर ये फैसला हो सकता है। अलबत्ता अभी इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं देखने को आ रही। शुएब मलिक के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में काफी सारी सोशल मीडिया पे काफी कुछ चल रहा है, खबरें चल रही हैं कि क्या वो सिर्फ रूमर्स हैं कि उनको शायद वापस लिया जा रहा है या उनको जो 2-3 तब्दीलियां मुतवक्को हैं उनमें शायद उनकी जगह पे मिडिल ऑर्डर में उनको लाने का इरादा है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, अभी शुएब मलिक का पाकिस्तान टीम में वापस आना मुमकिन नहीं दिखाई देता। अगर मोहम्मद हफीज ये जगह खाली करते हैं तो फिर शुएब मलिक की हम इसमें शमूलियत देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू किया था गुज़िश्ता रोज, उनसे पूछा भी था कि शुएब मलिक का कैरियर का क्या बना है, शुएब मलिक का कैरियर खत्म हो चुका है या उसको वापस टीम में लाना है, जिस पर उनका कहना था कि शुएब मलिक जिस नंबर पे खेलते हैं उस नंबर पे मोहम्मद हफीज खेल रहे हैं। मोहम्मद हफीज से उनका मुआवजा किया जा रहा था और उनका ये कहना था कि मोहम्मद हफीज जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं मोहम्मद हफीज को प्रेफरेंस में शामिल करूंगा, मोहम्मद हफीज हमारी फर्स्ट चॉइस होगी, शुएब मलिक हमारी सेकंड चॉइस है। तो मोहम्मद हफीज अभी टीम के साथ वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दें, अच्छा खेले नेशनल T20 कप में और फिर उनको शुएब मलिक को कंसीडर किया जाएगा कमेटी में। जो मोहम्मद हफीज हैं उनको भी काफी सारे शिकवे शिकायत हैं क्रिकेट बोर्ड से, तो वो शायद आप ही ने मतलब आपसे उनकी बातचीत हुई, तो उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, मोहम्मद हफीज को शुरू से ही ऐसे कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, 2 साल से ऐसे चलता आ रहा है और हफीज ने यही जब हमारे से बात की थी तो उनका यही कहना था कि बोर्ड ने बहुत ज्यादतियां की हैं 2 साल में। तो एक सिलसिला जो कड़ी का है वो इस तरह जोड़ा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज जो है उन पर काफी तनकीद की जा रही थी रमीज राजा के आने के बाद, कि रमीज राजा के आने के बाद मोहम्मद हफीज की टीम में जगह नहीं बनेगी, मोहम्मद रमीज राजा टीम में नहीं रखेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं। पहली सियासत आई तो दम तोड़ गई जब रमीज राजा ने आए और मुलाकात की खिलाड़ियों से और मोहम्मद हफीज का नाम स्क्वाड में आया। दूसरी बात यह है, हफीज को जो इनसिक्योरिटीज हैं वो ये हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि जो लीग हैं, जो जिस तरह T10 लीग है और CPL लीग है, अभी CPL से वो खेल के वापस आए 12 तारीख को, तो जब T10 में हुआ था तब भी पाकिस्तान की सीरीज थी, नेशनल ड्यूटी थी, पाकिस्तान के जो टीम मैनेजमेंट थी, जाकिर खान थे और वसीम खान थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने इनको बुलाया, उन्होंने इनको ईमेल की कि आप वापस आ जाएं और टीम को ज्वाइन करें। इस तारीख तक अगर वापस आ जाते हैं, बबल ज्वाइन कर लेते हैं, तब वेल इनफ, और उसके बाद अगर नहीं आते तो फिर उसके बाद आप ड्रॉप कर दिए जाएंगे, जिसके बाद उनको ड्रॉप भी किया गया था उस सीरीज में। और उसके बाद आज देख लें कि अब जो है वो वर्ल्ड कप है, बड़ा इवेंट है, तो न्यूजीलैंड की सीरीज है, उससे पहले लाहौर में 5 T20 मैचेस की। तो मोहम्मद हफीज को फिर एक दफा ईमेल की गई कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, उनका जो NOC था वो 18 तारीख तक था। अलबत्ता मोहम्मद हफीज को कहा गया कि 6 तारीख को पहले आए, फिर 6 की बजाय रिक्वेस्ट की कि मोहम्मद हफीज ने कहा कि एक हफ्ता आप मुझे टाइम दें, आप मुझे 16 तारीख तक आने दें। उन्होंने फिर 12 तारीख लास्ट डेट दे दी, 12 तारीख लास्ट डेट थी। उसके बाद वसीम खान और जाकिर खान ने कहा कि अगर आप इसके बाद आए तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। हफीज जो थे वो काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। हफीज कहते थे कि मैं 1-2 रोज में पहुंच कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और तमाम से सबूत जो वसीम खान और जाकिर खान ने ईमेल की हैं उनको डराने धमकाने की, वो तमाम कर जो सबूत हैं वो उनके आवाम के सामने लाऊंगा और उनको एक्सपोज करूंगा। ठीक है, तो जो बॉलर्स हैं, अगर बॉलिंग की बात की जाए, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, क्योंकि रमीज राजा ने तो यही इंडिया दिया है कि यही इसी स्क्वाड को बैक करना होगा, तो 2 लेफ्ट आर्म बॉलर है और मोहम्मद हफीज जो है वो जब बॉलिंग करते हैं तो अक्सर ही उनका एक्शन रिपोर्ट हो जाता है। तो जो एक अच्छा एक राइट आर्म बॉलर है, स्पिनर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक अब जो कादिर थे, उस्मान कादिर, वो क्या एक अच्छे स्पिनर साबित नहीं हो सकते? उनको नहीं लाना चाहिए?
देखें, बिल्कुल टीम से ये भी पूछा गया था सवाल उस्मान कादिर का शदाब से मुतालिक, तो उनका यही कहना था कि शदाब जो है वो लेग स्पिनर है और तजर्बाकार है, उस्मान अभी नए हैं, इनएक्सपीरियंस है, तो इस वजह से वो चांस नहीं ले सकते थे। हफीज चूंकि अभी जो गुज़िश्ता जो सीरीज हुई है वेस्ट इंडीज में भी और इंग्लैंड में भी, उन्होंने वहां पर बॉलिंग की है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को उन्होंने काफी तंग करते हैं। तो हफीज की ऐसी कोई बात नहीं हुई, 2 सीरीज हो गई है, उन्होंने बॉलिंग की है, रिपोर्ट नहीं हुए। हफीज काफी तजर्बाकार हैं, हफीज इफेक्टिव भी साबित हो सकते हैं क्योंकि ऑफ स्पिन और लेग स्पिनर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप ये देखें कि शदाब खान है, इमाद वसीम है, नवाज है, मोहम्मद हफीज है, तो इनका कॉम्बिनेशन हमारे देखने में आ रहा है कि बड़ा अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि यूएई की पिचेस जो है वो स्लो होती हैं, वो स्पिनर स्पोर्टेड पिचेस होती हैं, रुक के बॉल आता है, तो मोहम्मद हफीज जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए काफी खतरे का बायस बन सकते हैं। जिस तरह इमाद के साथ आप अटैक पे जाते हैं T20 में, यूएई में हमेशा उन्होंने अटैक करवाया सरफराज ने इमाद वसीम को, तो काफी इफेक्टिव साबित हुए। रन कंसीड होते हैं हर बॉलर को होते हैं, लेकिन ये ऐसे बॉलर्स हैं हमारे जो विकेट ले सकते हैं। शदाब खान की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही अप टू द मार्क, उन्होंने बैटिंग पर तवज्जो देने के लिए अपनी बॉलिंग पर तवज्जो नहीं दी, जिसका फायदा उस्मान कादिर को जरूर हुआ, लेकिन उस्मान कादिर अभी इनएक्सपीरियंस है और उस्मान कादिर को हमने देखा कि अभी शामिल किया गया, टीमों में खिलाया भी गया, 3 विकेटें भी उन्होंने लाहौर में ली, लेकिन जो बड़े मैचेस होते हैं उसमें आपको तजर्बाकार जो प्लेयर होता है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर ख्वाजा हमें वक्त देने के लिए। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।